हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपने डायरेक्ट टैक्स की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और ये इसका थर्ड लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले उन्हें देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में भी क्या, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टैक्स का मीनिंग देखा था। फिर हम लोगों ने देखा कि टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा, जिसका बर्डन शिफ्ट ना हो सके। इनडायरेक्ट टैक्स वो जिसका बर्डन एक पर्सन शिफ्ट कर सकता है दूसरे पर्सन पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत की और हम लोगों ने किया सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जिसमें कि 3 बातें लिखी गई है। क्या, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस एक्ट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 2 में पर्सन की डेफिनेशन की थी। क्या सेक्शन था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ठीक है, पर्सन जिसमें 7 टाइप का होता है। फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड होता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड होता है पार्टनरशिप फर्म, फिर होता है आपका AOP BOI कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत की थी सेक्शन 3, जो कि था क्या, प्रीवियस ईयर डिफाइंड। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखी थी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती थी कि प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाले साल को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर का मतलब देखा था। प्रीवियस ईयर तो क्या होता था कि गवर्नमेंट कहती है आप पूरे साल पैसा कमाओ, जैसे ये है फाबी, और इस पे टैक्स की पेमेंट कब करना, आने वाले साल में। ठीक है, तो जिस साल में आप लोगों ने पैसा कमाया उसको तो बोलते थे प्रीवियस ईयर। ठीक है, और उससे जस्ट अगला साल क्या कहलाता है, जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब उसके बाद एक ये सवाल उठा कि क्या सर, जो प्रीवियस ईयर है वो पूरा 12 महीने का ही होगा हर केस में। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आई कि जो आपका प्रीवियस ईयर है वो 1 साल से भी कम का हो सकता है। कहते कि सर किस कंडीशन में ये 1 से कम का हो सकता है, तो कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस न्यूली सेटअप है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन नया जॉब पे ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उस केस में जो उसका प्रीवियस ईयर होगा वो 1 साल से कम, मतलब 12 महीने से कम का भी हो सकता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई पर्सन है A, इसने सपोज करो अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2020 में। ठीक है, तो ये कौन से प्रीवियस ईयर का पार्ट हो रहा है, इसका। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2021 है ना। तो ये इसका ही पार्ट हुआ, तो क्या होगा इससे जो, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेट करके कि कितने मंथ हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने हुए। तो कहने को तो हुए हैं 6 मंथ्स, पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इसको एक पूरा प्रीवियस ईयर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इससे आने वाले अगले साल से आपका नया प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बिजनेस न्यूली सेटअप है, न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में क्या है, आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं हम लोग
इसमें फिर कुछ एक्सेप्शन आई। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि भाई एक साल में पैसा कमाओ, उससे जस्ट अगले साल में उसकी असेसमेंट कर लो। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ सिचुएशन देखी तो उनको एक्सेप्शन में डाल दिया। अब सब कहोगे कि सर क्या मतलब हुआ इस बात का? तो गवर्नमेंट ने कहा कि जिस साल में आप लोगों ने पैसा कमाया, मतलब जो प्रीवियस ईयर था, उसी साल उसकी असेसमेंट भी कर दी जाएगी। इन कंडीशन में उसी साल में उसकी क्या कर दी जाएगी? असेसमेंट भी कर दी जाएगी। जैसे कि कोई पर्सन है, उसने इस ईयर में पैसा कमाया तो उसकी असेसमेंट नॉर्मल केस में किस ईयर में होती? इसमें। पर वो एक्सेप्शनल अगर केस है तो उसकी कहाँ पे असेसमेंट हो जाएगी? इसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के दौरान ही क्या हो जाएगी? असेसमेंट। ठीक है, तो आज हम अभी इन असेसमेंट्स के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हम लोग पहली एक्सेप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर लिखेंगे इसको, एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या कि प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। दोनों क्या होंगे? बोथ आर सेम, एक ही साल होगा। बोथ सेम, बोथ आर सेम। तो इसमें जो पहली एक्सेप्शन है वो है हमारी सेक्शन 172। इसमें क्या दे रखा है? सेक्शन 172 ये आगे आएगा। जैसे अभी हम सेक्शन 3 जो पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही सेक्शन 172 आगे चल के आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है एनी नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व्ड इन शिपिंग बिजनेस। इसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? एक्सेप्शन के केस में डाल दिया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट, NRI जो बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, वो अगर शिपिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका क्या होगा? प्रीवियस ईयर ही उसका असेसमेंट ईयर होगा। मैं एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे कोई पर्सन है A, ये USA का है, ठीक है, और ये किस में इन्वॉल्व है? शिपिंग बिजनेस में, ठीक है, इसका समुद्री जहाज का बिजनेस है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इंडियन पोर्ट पे आया, इंडियन पोर्ट पे आया और यहाँ से क्या करता है? ये पैसेंजर्स को बाहर लेके जाता है, मतलब, ठीक है, पैसेंजर्स को कैरी करता है, पैसेंजर्स। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये पैसेंजर्स को लेके जा रहा है इंडिया से, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इनसे फेयर भी कलेक्ट कर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है? इनकम हो रही है। और आपको पता है गवर्नमेंट किसी भी हालत में टैक्स को नहीं छोड़ना चाहती। तो गवर्नमेंट क्या कहती है ए को कि आप इंडिया के जरिए पैसा कमा रहे हो ना, तो आपको इस कमाए हुए पैसे पे क्या करना पड़ेगा? हमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ए को कहती है कि आप हमको टैक्स दो। तो कहता है ठीक है, टैक्स दे दूंगा मैं, ये मेरा प्रीवियस ईयर, अगले साल में दे दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोली कि ये तो नॉर्मल केस है, पर आप क्या हो? एक नॉन रेजिडेंट हो हमारे देश में, तो क्या होगा कि आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप अपने जहाज को लेके फिर आओ या ना आओ, हमारा टैक्स तो डूब जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि आप हमको इसी साल, मतलब इमीडिएटली क्या कर दो? टैक्स की पेमेंट कर दो और अगले साल का वेट मत करो टैक्स की पेमेंट के लिए। तो अब उसको तो माननी पड़ेगी गवर्नमेंट की बात। तो वो क्या कहता है कि अब सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट को कहता है कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा टैक्स की कैलकुलेशन में और इसमें कि मेरी कितनी इनकम है और ये। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो, साफ सीधा पॉइंट में आपको मतलब बताती हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करो। तो गवर्नमेंट कहती है कि जितना भी फेयर आपने इन पैसेंजर से कलेक्ट किया, जितना भी फेयर ए ने पैसेंजर से कलेक्ट किया ना, उसका 7.5%, ठीक है, टोटल फेयर जो है, टोटल फेयर का उसका कितना? 7.5%। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपकी इनकम मान लेते हैं कि आपने इसमें इतना कमाया, 7.5%,
और जो 7.5% आपने कमाया उस पे टैक्स रेट लगा के और हमको टैक्स की पेमेंट कर दो, ठीक है। तो जैसे अभी देखो कैलकुलेशन आप एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो इसने यहाँ पे 50 लाख रुपए इसका फेयर कलेक्ट हुआ, ठीक है, टोटल फेयर कितना मिला 50 लाख, उसका 7.5% अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो ये आएगा लगभग 3.75 लाख, ठीक है। तो 3,75,000 क्या आया 7.5%। तो गवर्नमेंट क्या कहती है ये आपकी इनकम है, ठीक है, और आपको पता है टैक्स इनकम पे करना है। तो अब कहती है कि 7.5% आपकी इनकम मान लेते हैं और इस पे टैक्स रेट लगा के और टैक्स आप दे दो हमको। सपोज करो टैक्स रेट है 10%, ठीक है, तो इसका 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 37,500, 37,500। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे टैक्स कितना वसूला गया 37,500 रुपये, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको आ रहा होगा समझ में कि क्या बताया गया कि एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग कि जिस साल पैसा कमाया उसी साल उससे टैक्स भी ले रहे हैं और अगले साल का वेट हम लोग नहीं कर रहे। इसमें सबसे पहले हम पॉइंट देख रहे हैं सेक्शन 172, अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो क्या करता है अपने शिप से क्या करता है पैसेंजर्स को कैरी करता है या फिर कोई सामान कैरी करता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, आप हमको अभी दो टैक्स, ठीक है। तो वो कहता है टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, तो गवर्नमेंट ने सीधा सा फॉर्मूला दिया है कि जितने का रिवेन्यू हो रहा है उसका 7.5% हम आपकी इनकम मान लेते हैं और उस पर टैक्स रेट लगा के और आप हमको टैक्स की पेमेंट कर दो, सिंपल। तो वो कहता है कि सर इसमें तो ना बहुत टाइम लगेगा, इतनी देर तक मेरे पैसेंजर थोड़ी ना रुकेंगे, वो तो उतर उतर के चले जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप जा सकते हो पोर्ट को छोड़ के, आप अपने शिप को ले जाओ, पर एक काम करो आप अपने किसी एजेंट को कहाँ हमारे पास छोड़ करके चले जाओ, ठीक है, गारंटी के तौर पे कि हाँ आपके बिहाफ पे ये टैक्स की पेमेंट कर देगा, ठीक है, सो सिंपल। तो यहाँ तक आई थिंक आई होगी ये वाली बात भी समझ में। तो चलिए अब हम सेकंड एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है सेकंड में, मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ लिया है कि सेक्शन 172 एनी नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व इन शिपिंग बिजनेस। सेकंड जो एक्सेप्शन है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि कोई पर्सन इंडिया छोड़ करके जा रहा है परमानेंटली और सोच रही है गवर्नमेंट कि इसके वापस आने के चांस नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे टैक्स लेने के लिए, जैसा कि नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं हम लोग। आप क्या करो इसी साल क्या कर दो हमको टैक्स की पेमेंट कर दो, प्रीवियस ईयर को ही क्या बना देते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो सेकंड जो एक्सेप्शन है तो वो क्या हो गई कि पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली अब कहेंगे सर एग्जाम्पल से समझाओ। तो जैसे कोई पर्सन है वो क्या करता है, वो पहले इंडिया में जॉब करता था किसी कंपनी में, ठीक है, पर उसका सपना क्या था कि वो यूएस की किसी एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करे, ठीक है। तो सपोज करो कि उसको वहाँ से क्या हो जाता है हायर कर लिया जाता है उस कंपनी में, ठीक है। तो वो क्या करता है अब पूरा यूएसए में शिफ्ट होने का उसका प्लान हो जाता है और इंडिया से वो छोड़ के जाने को तैयार हो जाता है कि वहीं पे सेटल हो जाएगा यूएस में। तो वहाँ पे जब जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा था तो वहाँ से कुछ पैसे कमा रहा होगा, तो गवर्नमेंट कहती है कि उस कमाए हुए पैसे पर एक काम करो इसी साल हमको टैक्स पे कर दो और आप फिर यूएसए में जाके सेट हो जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको आई थिंक आया होगा समझ में कि अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जाता है तो उससे भी क्या करते हैं इसी साल में टैक्स ले लेंगे। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा एओपी और बीओआई, एओपी और बीओआई फाउंड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड,
AOP BOI का मतलब आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया था क्या होता है कि ग्रुप होता है, ये मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, ये पार्टनरशिप नहीं होती बेसिकली। तो सपोज करो जैसे जॉइंट वेंचर है, मान ले हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर था, ठीक है, ये क्या किया, मान ले इन लोगों ने क्या किया, जॉइंट वेंचर किया। ये कहते हैं कि हम लोग 1.5 साल मिल करके सपोज करो, या फिर सपोज करो 6 महीने हम लोग मिल के काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आप अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, सपोज करो वही इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 अक्टूबर को पूरा हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इनका जॉइंट वेंचर तो हो गया अलग, पर इन लोगों ने पैसे तो कमाए होंगे 1 अप्रैल से लेकर के, और 1 अक्टूबर तक कुछ पैसे कमाए होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पैसे पर हमको टैक्स दो। तो ये क्या कहते हैं कि जी हम तो अगले साल देंगे, अगले साल भरना होता है टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप लोगों का अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका जो बिजनेस था, जॉइंट वेंचर था, वो अब आप लोगों ने अलग कर दिया। तो क्या पता आप हमको टैक्स की पेमेंट करें ना करें, आप चले जाए यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में भी क्या करती है गवर्नमेंट, इसी साल में क्या कर देगी, इनसे टैक्स की कलेक्शन कर लेगी। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। एक है आपका इससे अगला पॉइंट है आपका डिसकंटिन्यूअस बिजनेस का, डिसकंटिन्यूअस बिजनेस। इसमें किस केस में क्या होता है कि मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, वो चल रहा है, पर क्या हुआ कुछ इसमें ऐसी सिचुएशन आई कि वो बिजनेस बंद होने जा रहा है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू होने जा रहा है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे टैक्स के लिए, आप एक काम करो, अभी आपका बिजनेस वाइंड अप हुआ है ना, तो आप हमको टैक्स की पेमेंट भी क्या कर दो, इसी साल में कर दो, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी 4th एक्सेप्शन हुई, ठीक है। तो हमारी एक और एक्सेप्शन है इसमें, जो लास्ट एक्सेप्शन है हम लोग देख लेते हैं, वो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और असेट्स टू अवॉइड टैक्स। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन है ना, वो किसी प्रॉपर्टी को क्या करता है, हाई रेट में टैक्स बचाने के मकसद से किसी अपने को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही गवर्नमेंट को ये पता चला कि इसकी इंटेंशन टैक्स बचाने की थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपसे टैक्स इसी ईयर में कलेक्ट करेंगे, ना कि अगले साल में, ठीक है। तो 5th हमारी एक्सेप्शन क्या हुई कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट टू अवॉइड टैक्स। अगर ये किसी की इंटेंशन है तो क्या करेंगे, उसका असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आई होप आपको एक्सेप्शन समझ में आई होगी। तो कौन कौन सी एक्सेप्शन है हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेक्शन 172। बेसिकली हम ये एक्सेप्शन किसकी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि जिसमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है, कॉमन है, जिस साल कमाया उसी साल उस पर टैक्स लग जाएगा। तो फर्स्ट कौन सी थी, सेक्शन 172, एनी नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व इन शिपिंग बिजनेस। सेकंड हम लोगों ने किया पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, ठीक है, कोई जॉब या बिजनेस के मकसद से इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो उससे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी साल टैक्स कलेक्ट कर लेगी। थर्ड पॉइंट था हमारा कि AOP और BOI बना है किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो गवर्नमेंट उसी साल में क्या कर लेती है, टैक्स की कलेक्शन उनसे कर लेती है। उसके बाद आया डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, कि क्या है कि अगर कोई बिजनेस बंद कर होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस केस में भी क्या करती है, अगले साल का इंतज़ार नहीं करती और प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर कंसिडर करके टैक्स की कलेक्शन कर लेती है। 5th पॉइंट था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट टू अवॉइड टैक्स, कि अगर कोई पर्सन टैक्स बचाने के मकसद से किसी असेट्स या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन को, तो उस केस में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे उसी साल में टैक्स की कलेक्शन कर लेगी और अगले साल का वेट नहीं करेगी। तो आई होप आपको एक्सेप्शन वाला पॉइंट आया होगा समझ में। तो आज के लिए आई थिंक एक्सेप्शन ही काफ़ी है।
बाकी आगे हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।